हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस की थी पिछली वीडियोस में। एक कंसेप्ट डेवलप किया था कि एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन किन कंडीशंस में परफॉर्म करेगा, और ऑसिलेशंस में भी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक कब कहलाएंगे, ठीक है। और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे एक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसके लिए लिख सकते हैं ना, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन से हम उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर इस इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई करके हम उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, उसका किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक टास्क है हमारा। तो लेट अस रिकॉल कि एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो ऑसिलेशंस स्टार्ट कर देता है, वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसी मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। और अगर ये जो ऑसिलेशन है वो इस तरह से हो रही है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ है, मींस अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या अगर इसको फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करें इसी कंडीशन को, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होनी चाहिए। वो हम जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो वो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट का, एक्स हो या वाई हो, जिस वेरिएबल से भी आप डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका लीनियर फंक्शन होना चाहिए ना। अगर ऐसा है तो ही हम ऑसिलेशंस को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, वही सिंपल हार्मोनिक फोर्स लॉ अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक फोर्स लॉ, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड शुड बी डायरेक्टेड अपोजिट टू इट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है या मीन पोजीशन को हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन हो गई मीन पोजीशन, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन आएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये अपोजिट होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही सिंपल हार्मोनिक फोर्स लॉ है। अब यहां पर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं कि ये स्प्रिंग फैक्टर कहलाता है, और डिफरेंट ऑसिलेटर्स के लिए, डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए के की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। वो अभी इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, किन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस में स्प्रिंग फैक्टर क्या होगा ना, दैट वी विल डिस्कस। अभी तो हम उस स्प्रिंग फैक्टर को एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मानते हुए के से सिंबलाइज कर रहे हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए, अगर मैं फोर्स को रिप्रेजेंट करूं तो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखते हैं,
और एक्सेलरेशन को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं। या एक तरह से देखा जाए, अगर हम वेलोसिटी को dx बाई dt लिखे तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन d2x बाय dt2। तो यही रिप्रेजेंटेशन मैं यूज करूं अगर यहां पर, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं d2x बाय dt2 मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस k बाय m इंटू एक्स। या इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d2x बाय dt2 प्लस k बाय m x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है d2x बाय dt2 प्लस k बाय m x इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। जनरली ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a simple harmonic oscillator. Now, SHO I am using short form for simple harmonic oscillator. अब इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं d2x बाय dt2 प्लस ये जो क्वांटिटी है k बाय m ना, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m लिख रहा हूं। ओमेगा अभी एक कांस्टेंट मान के चलिए आप लास्ट में देखेंगे कि ओमेगा जो है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैं बताया था आपको बेसिक टर्म्स में कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है फेज सबस्टेंडेड पर यूनिट टाइम। तो ये रूट के बाय एम की जो वैल्यू है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी। अभी आप इसको छोड़िए, अभी आप ये समझिए कि ओमेगा जो है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि के भी कांस्टेंट है। यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, तो मास कैन ऑल्सो बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो k बाय m ये कांस्टेंट है, तो इस रूट k बाय m को हम एक नए कांस्टेंट ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d2x बाय dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वैसे अभी आप लोगों ने सीखा नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका होता है बाय इंटीग्रेटिंग दैम। जैसे इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करें तो d2x बाय dt2 का इंटीग्रेशन ना, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी अलग अलग टेक्निक्स होती है दैट यू विल लर्न इन योर 12th मैथमेटिक्स। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूं कि कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली टू राइट द एक्सप्रेशंस ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने इक्वेशन लिखी कि d2x बाय dt2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जहां पर ओमेगा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अंडर रूट के बाय एम होगी। के स्प्रिंग फैक्टर, एम मास ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है, और एक्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस पोजीशन कोऑर्डिनेट है। हम ये मान रहे हैं कि उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। जो ओरिजिन है वो मीन पोजीशन है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी जो पोजीशन आएगी, है ना, उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा एक्स, वो एक्स उसके एक्स एक्सिस पर उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ
dx by dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, बिल्कुल। ये d2x by dt2 का मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है x का, उसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल गिव यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो ये हमारा मान लीजिए d2x by dt को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए क्या करिए, सीधा सा तरीका है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है ना, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको dx by dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करें, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर dx by dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी, और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स एंड मल्टीप्लाइंग बाय 1 dx by dt। ठीक है, इधर भी क्या करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर dx by dt से हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, dx by dt मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि मान लीजिए जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर x है, तो x में थोड़ा सा चेंज हुआ dx कितने टाइम में, dt टाइम में, तो dx by dt क्या हो गया, x से dx के बीच में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है ना, जिसको हम x पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान सकते हैं। तो dx by dt जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल, ठीक है, v dv बाय dt, इस वन में आ ना, इस dx by dt को मैंने लिख लिया v, ये d by dt ऑफ dx by dt इसको भी लिख लिया v। तो ये d by dt ऑफ v, ये तो ये टर्म होगी हमारी d by dt ऑफ dx by dt, dx by dt को मैंने v लिखा है। ठीक है, और ये जो dx by dt v है इसको मैंने यहां लिख लिया, तो v dv by dt हो गया ये, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx by dt। इसका भी हमको इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स हम अभी अप्लाई नहीं कर रहे, है ना, कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है अभी हमको पता नहीं है। तो लेट अस नॉट कंसिडर द लिमिट्स टिल नाउ। देखिए डिनोमिनेटर में जो dt है इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, डिनोमिनेटर में जो dt है इसको हम दोनों तरफ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल सा एक रिलेशन बचा, इंटीग्रल v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो डिपेंड करती हैं कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या है ना। तो हम अभी तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे कि हमको लिमिट्स पता नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू लिमिट्स पे डिपेंड करती है। तो वो जो हमको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, इस ऑसिलेटर के बारे में, तो वो कंडीशंस हम अप्लाई करके उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेट करें, v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू, अच्छा ओमेगा तो कांस्टेंट है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ले लें, और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx आ जाएगा x स्क्वायर बाय। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आई कि v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। अब यहां पर और ऑब्वियसली एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c, इसकी वैल्यू की मैं बात कर रहा था कि क्योंकि हमने लिमिट्स अप्लाई नहीं करी है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। इसकी जो वैल्यू है वो हम बाउंड्री कंडीशन से, बाउंड्री कंडीशंस होती है मतलब कि एट द स्टार्ट ऑफ मोशन व्हाट वाज द कंडीशंस एंड एट द एंड ऑफ मोशन व्हाट आर द कंडीशंस। तो इन कंडीशंस को बाउंड्री कंडीशन कहते हैं ना। तो हमको पता है कि बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा, मैक्सिमम पोजीशन को मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, और हम कहते हैं जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती रहती है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स रिटार्ड कर रही है उसको, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने पर मींस एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेसमेंट होने पर जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि वो मीन पोजीशन से अवे डिस्प्लेस होना बंद कर देगा,
तभी तो मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट, वरना अगर मूव करता रहे तो बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा व्हेन x विल बी इक्वल टू a, वेलोसिटी विल बिकम 0। ये कंडीशन हमको पता है। तो यूजिंग दिस रिलेशन हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ देखें, v को 0 सब्स्टिट्यूट करें और x को a सब्स्टिट्यूट करें, तो हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c, उसकी वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लें इस एक्सप्रेशन में, तो हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को 1 बाय 2। अच्छा, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाय dt का होल स्क्वायर, 1 बाय 2 dx बाय dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और c को लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो देखिए दोनों तरफ से कॉमनली कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कि dx बाय dt होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस या रहने दीजिए, सिर्फ ओमेगा हम कांस्टेंट ले लें, तो बाकी बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। dx बाय dt मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर ये आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या रिलेशन लिख सकते हैं, ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो ओमेगा आपको याद होगा, हमने एक कांस्टेंट कंसीडर किया है विच इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m। a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड x इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए v विल बी मैक्सिमम व्हेन x विल बी मिनिमम, और x की जो मिनिमम वैल्यू वो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका 0। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी, अच्छा इसका मैं रूट लगाना भूल गया, विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी ओमेगा a ना, वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ओमेगा a आएगी। और मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, तो जब x मैक्सिमम हो जाएगा, x की मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 0, तो मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी की 0 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से 0 मतलब वेलोसिटी जो है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वेरी करेगी। देखिए इसको फर्दर आगे अगर हमको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dx बाय dt, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखें, dx बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करिए आप, dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, और ओमेगा dt जो है इनको एक साइड लिख लीजिए। ठीक है, और अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करिए, वापस एक बार और इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt, जहां पर ओमेगा कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन आएगा ना, अभी देखिए आपने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, ये इंटीग्रेशन जो है ये आपको अभी तो याद ही रखना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं, बाकी जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, वो सीखेंगे कि ये एक्चुअली साइन इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन है ना। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है dx अपॉन, कहने का मतलब यह है कि dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, dy dx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या अगर हम इसको dy dx ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a लिखते हैं तो ये आ जाएगा। तो इसी क्वांटिटी को अगर हम इंटीग्रेट करें वापस विद रिस्पेक्ट टू dx, तो साइन इनवर्स x अपॉन a आना चाहिए। ठीक, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड का, वो आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a
इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। और क्योंकि हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करी है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने यहां पे लगा लिया 5। 5 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अभी मैं आपको 5 की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, x अपॉन ए, क्या करें दोनों तरफ साइन रेशियो ले लीजिए इनका। तो साइन और साइन इनवर्स जो है वो एक तरह से जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैंने बताए थे आपको, स्टेप अप स्टेप डाउन प्रोसेस होते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक बार इंटीग्रेट करिए, वापस डिफरेंशिएट कर लीजिए, सेम क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह से साइन और साइन इनवर्स फंक्शन है। तो अगर हम साइन लेंगे तो साइन इनवर्स और साइन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई आएगा। तो हम लास्ट में इक्वेशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारा एक्सप्रेशन है जो हमको इंस्टेंटेनियस x कोऑर्डिनेट बता रहा है। और अगर हम मान लीजिए ओरिजिन को जैसे हमने स्टार्टिंग में अपनी मेन पोजीशन कंसिडर करा था, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हो गया, क्योंकि x माइनस जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, x माइनस जीरो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो x के बराबर ही होगा। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इट वेरीज एज सिमिलर टू दी साइन फंक्शन, जैसे कि ये टाइम का साइन फंक्शन का वेरिएशन होता है, ठीक उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, तो अगर आप साइन फंक्शन को समझते हैं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 या -1। -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, तो +1 या -1 आती है। तो जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस माइनस a आएगी यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये +1 हो जाएगा तो प्लस a, -1 हो जाएगा तो -a। बाकी जो वैल्यू है साइन की वो +1 या -1 के बीच में वेरी करती है। साइन थीटा की वैल्यू +1 या -1 के बीच में वेरी करती है। तो यहां पे भी इसकी वैल्यू या तो +a या -a, इनके बीच में कंटिन्यूअसली चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिए, dx बाई dt क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। डिफरेंशिएट कीजिए, a कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा टी प्लस 5 का हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर लें। तो 5 को मैंने बताया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहां से हमारे पास ओमेगा और बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर, हम ये लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर ने तो ये बताया कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, अब कह रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सिमिलर है। कैसे, देखिए ये जो ए ओमेगा तो चलिए कांस्टेंट आ गया, कॉस ओमेगा टी 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, हाँ कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, क्या कॉस ओमेगा टी 5 को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। हाँ नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसमें से क्या करिए, ए को अंदर हम ले जाते हैं ना, ए को अंदर ले जाए, ए को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो यह आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब देखिए x को हमने लिखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या मैं इस वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ये भी लिख सकता हूं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये सेम एक्सप्रेशन है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर हमारा जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है या इंस्टेंटेनियस पोजीशन कोऑर्डिनेट की अगर हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आएगी, है ना, या ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो ए ओमेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। हमको क्या करना है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो एज इट इज आ जाएगा और साथ में डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। इसका आप डिफरेंशिएशन और करोगे ओमेगा टी प्लस फाइव का। तो अगर ओमेगा टी प्लस फाइव का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन फाइव का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज फाइव इज कांस्टेंट। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा बचेगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है ना, और एक माइनस साइन, ये माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन में, इसको यहां लगा लीजिए। तो एक्सेलरेशन आएगा हमारा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं क्या लिख सकता हूं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो क्या एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। और जो हमने स्टार्टिंग में सिंपल हार्मोनिक फोर्स लॉ की बात करी थी कि एक्सेलरेशन हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। बाकी इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है कैसे तो हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, एक्सेलरेशन का कैसे किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं ना, इनका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन क्या है ना, मतलब क्या वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन किस तरह से होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों।